नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज़। लगातार दौर हमारे चलते चले जा रहे हैं और हम आपसे रूबरू होते चले जाते हैं नए-नए आयामों को लेकर के। तो इसी क्रम में आज हम जुड़ रहे हैं एक ऐसे मुहिम की तरफ जहां देखने को मिला है कि एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला जिसने 900 किलोमीटर, जी हाँ 900 किलोमीटर की यात्रा जो है पैदल तय करी और अल्मोड़ा से लेकर के पशुपतिनाथ नेपाल में जाकर के वो यात्रा संपन्न। तो ऐसे ही व्यक्ति हैं मनोज पांडे। तो आइए मिलते हैं मनोज जी से और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या प्रेरणा उनके अंदर आई कि भोलेनाथ का बुलावा भारत छोड़ करके नेपाल वो पहुंच गए। तो इसी चीजों को लेकर के आज मुलाकात करते हैं मनोज पांडे से। तो सर्वप्रथम मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। और सर्वप्रथम सत्यपथ न्यूज़ के जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। पहला, आपने इतना अच्छा परिचय दिया है, फिर भी मैं अपना परिचय एक बार दे देता हूँ। मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं तलघटी अल्मोड़ा, जो घोड़े की पीठ पर बसा शहर है, और मुझे गर्व होता है जब मैं कहता हूँ कि मैं अल्मोड़ा शहर से हूँ, तो मैं उस शहर से हूँ और यहाँ पर एक ताइक्वांडो प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मेरी ये पैदल यात्रा जो है 900 किलोमीटर की, अल्मोड़ा से पशुपतिनाथ महादेव दरबार के उसमें रही, और कैसे रही, क्या रही, मैं थोड़ी देर बाद आप सभी को बताऊंगा। अभी देखिए, मनोज जी ने भी कहा कि घोड़े की पीठ की बात करी, तो लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बुद्धिजीवियों का शहर और ऐतिहासिक नगरी जिस शहर को कहा जाता है, संस्कृति के मामले पे हम नंबर 1 हैं। बुद्धिजीवी हम इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हमारे वहां से बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने अल्मोड़े का नाम रोशन किया है और उसी में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज पांडे। क्योंकि 900 किलोमीटर का पैदल सफर हल्का नहीं होता है, तो इसी में आज जानते हैं कि क्या रहा। सबसे पहले तो मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये प्रेरणा आपके पास कहां से आई कि आपको जो है अल्मोड़ा से लेकर के नेपाल तक की जो यात्रा है वो पैदल करनी चाहिए। पहले हम इसमें जानना। सच बताऊं तो मुझे यात्रा करने का शौक़ बचपन से रहा है। मैं यात्राएं करते रहता हूं, कभी मैं अल्मोड़ा शहर में ही निकल गया, कभी मैं गढ़वाल साइड निकल गया, तो मुझे यात्रा करने का शौक़ बचपन से रहा है। लेकिन जो ऐसी यात्राएं रहती हैं, जो आप पैदल यात्रा करते हैं, तो वो आपको सिखाती हैं। मैं बार बार ये कहते हुए आया हूँ कि जो यात्राएं सिखाती हैं, वो ना आपको स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है, ना आपको नौकरी सिखाती है, और ना कोई प्रेम सिखाता है। आप यात्राओं से सीखते हैं और यात्राओं को करते चले जाते हैं। तो अधिकतम लोग को लगता है कि मैंने जो 1 जनवरी से यात्रा शुरू करी, वो 31 दिसंबर को बन गई या फिर 1-2 दिन पहले बन गई। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये मेरी यात्रा जो बनी, वो जून 2024 से बनते हुए आ रही है। जब मैंने 5 केदारों के दर्शन किए थे, और जब मैं अपने 5वें केदार रुद्रनाथ की तरफ था, तब मेरे मन में ये विचार आया था कि अगली यात्रा मैं पशुपतिनाथ की करूँगा, वो भी पूरी पैदल। और वो यात्रा बनते गई, मेरी तैयारियां होते गई, और 1 जनवरी को मेरी यात्रा चल गई, जो आप सभी ने देखी। तो हम माने कि भोलेनाथ की कृपा आप पे है और भोलेनाथ के भक्त हम आपको कह सकते हैं कि जो आप लगातार भोलेनाथ के दरबार पहुंच कह सकते हैं, लेकिन भक्त होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं भक्त तो अपने को नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी का भक्त होना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलते आया है और हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन अपने को भक्त कहना मतलब छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी। तो ये मैं मानूं कि देवभूमि की जो कृपा है, क्योंकि हम बार बार कहते चले हैं कि हम एक देवभूमि में रहते हैं जहां देवताओं का वास है, वो कृपा कहीं ना कहीं आप पे बनी कि आपने इतनी बड़ी यात्रा कर ली। क्योंकि ये यात्रा आसान नहीं होती है, आसान तो खैर कोई भी काम नहीं होता, लेकिन ये तो 900 किलोमीटर की यात्रा है। तो जब भगवान की कृपा हुई होगी तभी आपने संपन्न कर पाए होंगे इसको। बिल्कुल, भगवानों का आशीर्वाद रहता है, अपने क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद रहता है, तभी ऐसी यात्राएं मुमकिन हो पाती हैं। और जो मेरा आइडिया ऑफ यात्रा है, या मैं जो यात्रा करना चाहता हूँ, तो मेरा एक सिंपल तरीका है कि मैं यात्रा से सीखना चाहता हूँ। सबसे अहम यही रहता है कि मैं यात्रा से सीखना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू करी, तो मुझे लोग सिखा रहे, अरे उसमें ऐसा होगा, खैरना के पास हमारी बुआ रहती है, तो तुम वहाँ रुकोगे। और मैं छोटे छोटे बच्चों से सीखता हूँ कि कैसे मैं जा रहा हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, अरे भाई ये रास्ता कहाँ को जाएगा, तो वो बताएगा
कि इधर को चले जाएगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद उससे बोलूँगा चल यार एक गाना सुना दे, तो वो सुनाएगा, तो मुझे सीखने को मिल रहा है। वो ऐसे फिर मैं खैरना के बाद भीमताल चले गया, तो मैं वहाँ फिर रुका। मैंने किसी से पूछा यार भाई ये रास्ता कहाँ को जाएगा, तो वो ऐसे बताते हैं अरे आपने वहाँ से शॉर्ट मारना था, आपने ऐसा, तो मुझे सीखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही यात्रा अनेकों लोग करेंगे, बच्चे करेंगे, और मैं उनसे जुड़ूंगा तो मेरी यात्रा बढ़ते रहेगी। और अभी मेरी अनेकों यात्रा बची हुई हैं। तो अच्छा, उन यात्राओं पे तो फिर आएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आ जाते हैं इस तरह कि ये जो यात्रा आपने शुरू करी थी, आखिर इसमें कोई कठिनाइयाँ भी सामने मिली, या कोई ऐसा दिलचस्प कोई किस्सा हो जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें आप? सर्वप्रथम जब सबसे पहले मैंने यात्रा शुरू करी तो मेरी बात जब छिड़ी तो मम्मी और पापा, ईजा बौजू हम लोग बोलते आते हैं, तो उनका यही कहना होता था अरे इतने दूर कौन जाता है, कोई थप्पड़ मार देगा रास्ते में, कोई कुछ कर देगा, आजकल ज़माना ख़राब है, हम पहाड़ में को नहीं ना कि कहाँ जाना चाहिए दूर दूर। तो ऐसी ही मतलब रही। फिर लोगों को पता चला तो लोग कहने लगे अरे 900 किलोमीटर बहुत बड़ी संख्या है, अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाते। लेकिन जब 1-2 दिन बचे तो मेरे से ज़्यादा लोग तैयारी करने लग पड़े, अरे हम आपको विदाई देंगे, आपको ये करेंगे, हमारी तरफ से ये भेंट चढ़ा देना। मतलब तो लोगों में ज़्यादा उत्साह था, जिसने मेरा और उत्साहवर्धन कर दिया। तो जब मैंने यात्रा शुरू करी तो ऐसे ही चलते गई, लोग मिलते गए। अकेले मैं चला था, लेकिन मैं अकेले चला था को अगर थोड़ा सा इसको मैं सही करना चाहूँ तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब एक लड़का अपने शहर से यात्रा करता है तो कभी भी अकेले यात्रा नहीं करता। उसके साथ उसके शहर के लोग, उसका परिवार, पूरी आवाम चलती है, और वही मेरे साथ हुआ। अल्मोड़े से इतने लोग जुड़ गए, उसके बाद हल्द्वानी से लोग जुड़ गए, तो यात्रा अकेले की लगी नहीं। मैं तो अकेले ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। तो हम यही कहेंगे कि अकेले बढ़ते चले गए, लेकिन कारवां साथ बनता चला गया। बिल्कुल, और इसी पे ये सही है। और जो मेरे शहर के लोग हैं, अल्मोड़ा के लोग हैं, उन्होंने इस बात को सही साबित किया है कि आप चलते रहो, कारवां बनता रहेगा। फिर मैं हल्द्वानी पहुंचा, वहां से लोग जुड़ गए जिनसे मैं पहचान नहीं है मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अरे आपकी रुकने की व्यवस्था हुई नहीं हुई, आप बताओ खाने का क्या हुआ। ऐसे मतलब मैं बता नहीं सकता इस यात्रा में कितना कुछ रहा है। अच्छा, ये तो वो दौर था जो लोग जुड़ते चले गए और मदद होती चली गई। कुछ जगह ऐसा भी तो होगा, कुछ तकलीफें भी आई होंगी, थोड़ा वो भी साझा करेंगे हमारे साथ? तकलीफ़ें तो सच बताऊँ काफ़ी आती हैं। कैसी तकलीफ़ें आती हैं इन यात्राओं में? जैसे सबसे पहले मैं बताऊँ तो जब मैंने यात्रा शुरू करी थी तो मैंने वाइल्ड क्राफ्ट के जूते ले लिए, क्योंकि होता है ना कि यात्राएँ जूतों से होती है। तो तीसरे दिन वो जूते उतर गए, तो मैं समझ गया कि यात्राएँ ये जूतों से तो नहीं होने वाली। मैं तीसरे दिन चप्पलों में आ गया। तो यात्राओं को जब मैं कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी जगहों से मुझे निकलना हो रहा है जहाँ पे मुझे लोग बता रहे हैं अरे भाई यहाँ पे नशेड़ी वाला इलाका है, आप यहाँ मत रुकना। तो अब आपने 8 बजे आप रात को पहुँचो, आप उसके बाद और आगे को चले जाते हो 10 किलोमीटर। अब जब आप 10 किलोमीटर पहुँच गए उसके बाद भी वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको झूठ बोलना पड़ता है यात्रा में कि आप सही हो, ताकि बच्चे डरे ना। मैं सच बता रहा हूँ, ताकि कल के दिन और कोई ऐसी यात्राओं को देखकर डरे ना, इसलिए आपको सच बताना होता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन ये यात्रा सोशल मीडिया और वीडियोस के जो मैंने दिखाई थी उससे कई ज़्यादा अलग है। बाकी आप सभी लोग को पता ही है यात्रा कैसे चलती है। तो माने हम कि लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है, और लोगों को सच्चाई जहाँ तक बतानी है वहाँ तक कई कई चीज़ें छुपानी भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं कुछ गलत चीज़ें दिखा रहा हूँ तो शायद वो गलत एक इम्प्रेशन जा रहा है लोगों पे, और वो लोग अपने बच्चों को ऐसी यात्राओं में या कुछ अलग करने में डरेंगे। अगर मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाती तो घर में उदाहरण ऐसे दिया जाता, अरे वो मनोज गया था उसके साथ ऐसा हो गया तो मत जाओ, मनोज ने ऐसा किया, खुद से निर्णय लिया तो ऐसा हो गया। लेकिन मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई जिससे लोगों को मतलब गलत संदेश जाए। लेकिन जब मैं यात्रा के बाद लौटा तो मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बता रहे थे कि हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं कि हम भी उनकी तरह यात्रा करेंगे। तो वो अपने आप में मुझे लगता है एक थोड़ा जो मेरा संदेश था वो सफल रहा। और कल के दिन जो भी कोई ऐसी यात्राएं करेगा मैं उनके साथ जुड़ूंगा, मैं अभी और ऐसी यात्राएं करूंगा जिससे मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। तो यात्राओं का क्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, ये तो हुआ कि भारत में, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम भारतीयों की बात करेंगे, लेकिन अब मैं आ जाता हूँ कि हम एक दूसरे देश में गए जहाँ की भाषा भी अलग है होने को, वो भी हिंदू राष्ट्र है हमारा, हम हिंदू लोग ही वहाँ विराजमान है, लेकिन भाषाओं का थोड़ा फेरबदल है। वैसे तो हमारे भारत में जो है हर कदम के बाद भाषा चेंज है, लेकिन वो तो बिल्कुल अलग भाषा हो गई। तो क्या किस तरीके का सामना आपको करना पड़ा उसको लेकर के? भाषा को लेकर
काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप जब नेपाल में एंटर किया मैंने, तो कुछ ऐसे लोग मिले जो हिंदी बोल लेते, उसके बाद कुछ आगे को मैं बढ़ते रहा तो भाषाओं को लेकर थोड़ी दिक्कत होगी। मुझे एक स्कूल में न्योता दिया गया कि आप यहाँ आइए और अपना संबोधन दीजिए कि आप इस यात्रा को कैसे कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ मंच पे पहुँचा तो उसके बाद वो बोलने लगे आपको नेपाली भाषा में बोलनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे मना किया कि मैं इतना वो नहीं हूँ कि मुझे नेपाली भाषा आए, और अंग्रेज़ी में बात करने को मैंने भी बोला, लेकिन नहीं चली। तो मैंने कहा अपनी मातृभाषा हिंदी, अपनी जो भाषा उस पे मैं बात करूँगा। तो ऐसे ही भाषा थोड़ी बहुत समझ आई, अंदर चलते गए लोग हिंदी में बोलने लगे। मतलब मुझे इतना कोई दिक्कत तो भाषा को लेकर नहीं आई, लेकिन फिर भी भाषाओं से लोग जुड़ते हैं। भाषा मुझे लगता है नेपाल और उत्तराखंड के थोड़ा कल्चर सेम है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कि हमको लैंग्वेज पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे जो हमारे बच्चे अभी इसको देख रहे होंगे, तो मैं उनको उनको भी बताना चाहूँगा कि सीखनी चाहिए भाषा, क्योंकि भाषा आती है तो बड़ा फ़र्क पड़ता है उसका भी। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको कहीं पे आपको वो, जैसे हम लोग अपने कुमाऊँ के क्षेत्र में हैं, तो हम लोग कहीं पे घर पे पूरी कुमाऊनी चल रही है, हिंदी कहीं नहीं बोली जाती। तो वैसे ही वो लोग अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं। आपसे नेपाली बोलेंगे, आप हिंदी में बात करेंगे, वो नेपाली में बोलेंगे, तो थोड़ी बहुत दिक्कत ऐसे आ सकती हैं। लेकिन अगर हम ये सोच कर चलेंगे कि भाषा की वजह से दिक्कत आएगी, हम इस यात्रा को ना बनाएं, तो मेरा वो गलत कहना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यात्रा में लोग जाएँ, अपना बैग उठाएँ और एक यात्रा ऐसी करें जो संदेश दे लोगों को और एक सीखने को सभी को मिले। चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि अब ये बात तो रही कि किस तरीके से यात्रा आपने करी और क्या कठिनाइयाँ सामने आई या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आई। अब मैं आता हूँ एक बात पे और कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ प्रशासन हो, एक प्रशासन होता है, एक मित्र पुलिस जो होती है हमारी होती है, तो क्या सहयोग रहा उनका? क्या कोई ऐसी परेशानी आपको सामने आई? क्योंकि आप दूसरे मुल्क गए थे और वहाँ जाने का मतलब है कि बड़ी सारी कठिनाइयाँ होती हैं, तो उसको कैसे देखते हैं और थोड़ा बताएंगे कि क्या रहा आपका जब मैं यहाँ से मैंने शुरू करी यात्रा, तो जगह-जगह पे मुझे इंडियन पुलिस तो मिली, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई। और जब अपने देश में रहते हैं, अपने क्षेत्र पे रहते हैं, तो मैंने मदद के लिए किसी से ऐसे कुछ ख़ास बोला भी नहीं, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं या इतने निर्णय आपने जब इतना बड़ा 900 किलोमीटर का लिया है, अब आप छोटी चीज़ों में पुलिस को बोल रहे हैं कि अरे यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं हुई, अरे आज खाने का नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से आपकी यात्रा पहले ही असफल हो गई है। लेकिन जब आप नेपाल पहुँचे तो आपकी यात्रा, आपसे पहले आपकी यात्रा पहुँच गई है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे लिख कर दिया गया है कि एक लड़का तिरंगा लेकर पूरे नेपाल में पैदल चलने वाला है, तो वो हर चेक पोस्ट पे पहले ही पहुँच चुका है। मेरी कुछ वीडियोज़ पहले पहुँच चुकी है। तो मैं ये देखकर बड़ा हैरत हुआ कि मुझसे पहले नेपाल पुलिस मिलने खड़ी है कि आज आप यहाँ रुकोगे। कई जगह पे ऐसा हुआ कि मुझे नेपाल पुलिस ने काफ़ी मदद करी, मतलब बहुत ज़्यादा नेपाल पुलिस का सहयोग रहा। खुद लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने आ रहे हैं नेपाल पुलिस के लोग, मुझसे मतलब एक भव्य, मतलब मैं इसको बता नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ें महसूस की जाती हैं। और जब मैंने पशुपतिनाथ के दर्शन किए, तो नेपाल पुलिस मेरा बैग उठा करके मुझे खुद दर्शन करा रही है। और ऐसे भव्य दर्शन मुझे नहीं लगता कि किसी गाड़ी वाले के या टूरिस्ट के हो सकते हैं। मैं जब नेपाल यात्रा में गया था तो मैं यात्री बन के गया था, टूरिस्ट बन के नहीं। तो टूरिस्ट और यात्री में फ़र्क होता है, ये भी मैंने यात्रा में ही सीखी। अच्छा, ये जब अभी आपने बात करी कि चाहे नेपाल पुलिस है, चाहे हमारी पुलिस थी, सभी ने आपको मदद करी और सभी ने सहयोग किया, उस समय जो अंदर एक भाव पैदा हो, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान भावनाओं पे जीता है, तो मैं जानना चाहूँगा वो अंदर क्या भाव थे? क्योंकि एक सम्मान जब होता है ना, मैं आपको कहना चाहूँगा जैसे आप तो एक जो है फौजी के घराने से हैं, मैं भी आऊँगा, तो वहाँ पर को क्या था कि जब हम कहीं खड़े होते हैं और हमारा सम्मान होता है, क्योंकि हमारा तिरंगा, आपने बोला ना आपके साथ तिरंगा था, और उसकी शान जब होती है, उसके साथ एक शब्द मुझे नहीं मिल पा रहा है उसके लिए क्या कहूँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारा तिरंगा एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए शब्द ढूंढना पड़ता है हमें कि उसकी हमारी शान उस तिरंगे से, हमारी शान है वो तिरंगा, तो उस तिरंगे से हमको सम्मान मिलता है। तो उस समय क्या भाव अंदर आपके पैदा हुआ, थोड़ा जानना चाहेंगे। जब मैं तिरंगा लेकर दूसरे देश में था नेपाल में, तो कई ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो नेपाल के होकर जय हिंद, जय भारत, मतलब ऐसे जयकारे नारे लगा रहे थे। तो मेरा ऐसा उत्साहवर्धन होता था उस वक्त कि हाँ, मैं भारत देश से हूँ और मुझे गर्व है। फिर कहीं पे आगे चलने के बाद मैं पैदल जा रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी रोक दे रहे हैं। भले मैं यात्रा में गाड़ी में नहीं बैठ सकता, लेकिन मुझे रोक रहे हैं, अरे आप इंडिया के हो, हम भी इंडिया आए थे,
अरे इंडिया के हो, हमने भी यहाँ रहा है, हमने 6 साल यहाँ काम किया है। तो मुझे उस वक्त पता चला कि एक तिरंगा की क्या शान होती है। हमें बचपन से कागज़ों में तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन में देखते हैं, जब हम ऐसी यात्राओं को करते हैं तो तभी और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप कभी भी ऐसे यात्राओं को करेंगे तो मैं शायद शब्दों में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये ज़मीनों की यात्रा जो होती है वो मुझे नहीं लगता कुछ और सिखाती है। तो आपने देखा कि मनोज जी ने कितनी अच्छी बात कही कि ये सच्चाई है साहब। जब हमारा तिरंगा हमारे साथ होता है और उस तिरंगे ने हमको सम्मान दिलाया, क्योंकि वो तिरंगा हमको सम्मान दिलाता है, हमसे बढ़कर के वो तिरंगा है, तिरंगे से बढ़कर के हम नहीं। तो ये एक बड़ा गर्व का पल होता है। बहुत अच्छा लगा हमको मिलकर। मनोज जी, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि ये यात्रा के बाद आगे का लक्ष्य क्या है आपका, थोड़ा बताएंगे हमारे जन? तो यात्राओं का क्रम तो चलता रहेगा, इस पे तो कोई रुकावट आने वाली है नहीं, या रोकने वाला मैं हूँ नहीं। मैं ऐसा नहीं कि यात्रा एक मैंने कर दी, मैं यात्रा करते रहूँगा क्योंकि मेरा शौक़ है। तो मैं यात्रा सोशल मीडिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ना किसी को दिखाने के लिए, खुद के लिए करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरा काम भी है, मैं अल्मोड़े में ताइक्वांडो और योगा प्रशिक्षक हूँ। तो मेरे पीछे काफ़ी बच्चे भी जुड़े हैं, तो उनको भी मुझे देखना है। तो यात्राएं करेंगे, काम करेंगे, यात्राएं करेंगे, काम करेंगे, रिपीट होते रहेगा। लोगों को संदेश देंगे। बचपन में छोटे थे तो गाड़ियाँ थी नहीं, तो पैदल जाते थे ना बाज़ार, तो थक जाते थे तो घर वाले कहते थे हिट रे हिट, थड़ थू। तो मतलब वही है, हिटते रहेंगे। यात्राओं में हिटना बहुत ज़रूरी है, और चाहूँगा कि और लोग मुझसे जुड़ें, मैं और लोगों से जुड़ूं, और यात्राओं का क्रम चलता रहे और हम सब अच्छी यात्रा करें। चलिए, बड़ी अच्छी चीज़ें मनोज जी से जानने को मिली। अब थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे मनोज जी के माता पिता से और जानेंगे कि कैसा महसूस उन लोगों ने किया। तो आइए चलते हैं उनके माता पिता के पास और बात करते हैं उनसे। मनोज जी के पिता श्याम दत्त पांडे जी एक्स आर्मी मैन हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो यात्रा मनोज ने करी उसको लेकर के उनका क्या कहना है। श्याम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं अब आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मनोज ने जो यात्रा करी है उससे कर रहा है, पूरा इलाका जो है वो गर्व महसूस रहा है, और आप तो एक आर्मी मैन हो और आप जानते हैं कि क्या शान होती है उस गर्व की। तो आपको क्या महसूस हो रहा है और क्या आप इसमें कहना चाहेंगे? मेरे को तो सबसे बढ़िया महसूस ये हुआ कि मेरा लड़का वहाँ तक पहुँच के सही सलामत यहाँ आ गया। वो उसकी भक्ति और शक्ति थी। बाकी जो है पूरे गाँव इलाके के भी आदमी बोलने लगे कि लड़के को अकेला भेज दिया। मैंने बोला उसके ऊपर दम है और शक्ति है, तब गया हो, ये बोला। और बाकी जो है मेरे को बहुत आदमी मिले, धन्यवाद। लेकिन मैं इसके बारे में चिंता तो होती है, मैंने इसके बारे में पूछते रहता था, मैं बात भी करते रहता था मैं इससे। बाकी कोई टेंशन नहीं थी मेरे को, क्यों मैं ये पैदल सेना का आदमी हूँ। क्योंकि 52-53 किलोमीटर मैं भी चलता था, लेकिन हमारे साथ जनता थी, लेकिन बच्चा मेरा अकेला था, इसकी टेंशन थी मेरे को, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप तो सेना में हैं और सेना हमेशा जो है जब चलती थी तो तिरंगा लेकर के चलती थी। तो आज आपका बेटा भी तिरंगा लेके चला, तो कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? महसूस ऐसा हुआ जैसे हमने कारगिल की लड़ाई में हमने देखा, जब तक ऊपर टॉप में झंडा नहीं गाड़ा गया तब तक हमको भी चैन नहीं आया नीचे। लेकिन नुकसान बहुत हुआ, होता है लड़ाई में हार जीत तो लगी रहती है, मारपीट तो होती रहती है। बाकी महसूस काफ़ी खुशी हुई मेरे को अपनी ज़िंदगी में, हमेशा याद रहेगी। दुनिया भी काफ़ी याद करने लगी और मेरे को भी वाह वाह बोल दिया। आज मैं रुद्रपुर से आ रहा हूँ, रुद्रपुर में भी मेरे को बहुत से आदमी ने ऐसा बोला कि वो मनोज पांडे कौन है, और मुझे कहा मनोज पांडा। मैंने बोला अरे मेरा बेटा है वो मेरा बेटा है, वो वहाँ गया था, यह है सो, तमाम किस्म दुनिया भर की बातें कर रहे थे। बोला वाह यार, वाह वाह बोले, वाह वाह हो रही है। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बातचीत करते हैं मनोज जी की माताजी भगवती पांडे जी से कि क्या लगा, क्योंकि एक माँ का जो दिल होता है वो हमने हमेशा, क्योंकि धरती माँ हमारी है और मातृभूमि के लिए हम हमेशा चलते आए हैं, और आपके तो घर में एक सेना के लिए चला और एक जो है उसने यात्रा निकाल करके अपने तिरंगे को लेकर के चला, तो बहुत बड़ा सम्मान ही है। कैसा आपने महसूस किया उस समय? बहुत ही अच्छा महसूस किया, बहुत गर्व है मेरे को इस लड़के पर। बस बाकी क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो जब अब आप लोगों के बीच जा रही हैं तो कैसा लोग कह रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सब बधाइयाँ दे रहे हैं, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है बस। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि माँ का कलेजा है ये, जब आपका बच्चा इस यात्रा में निकल रहा था तो कैसा महसूस कर रही थी आप? उस समय तो मेरे को
अच्छा ही लगा। जब ये निकलता रहा तो थोड़ा बेचैनी, खाना खाते समय टेंशन जैसी इस टाइप की होती थी मेरे को। बाकी सब ऊपर वाले की दया है बस। हाँ, तो इसलिए कहते हैं माँ का कलेजा। देखिए आंखों में आंसू आ गए हैं सोच कर कहीं कि वो यात्रा का समय। और भाई स्वाभाविक सी बात है, माँ माँ होती है, क्योंकि माँ जो है वो दिखा देती है। पिता जो है वो अपने मन के अंदर रखता है, क्योंकि पिता को मालूम है अगर मैं टूटा तो पूरा परिवार टूटेगा। इसलिए पिता जो है वो बहुत कठोर बन करके रहते हैं पिता, लेकिन माता जो है वो उसकी आंखों से अश्रु निकल जाते हैं। और जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आगे की यात्रा के लिए क्या संदेश देंगी आप इसको? अगर ये जाना चाहे तो जा सकता है। सब ऊपर वाले की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। ये जाए, अच्छी तरह जाए, अच्छी तरह से आए। जैसे इसकी 900 किलोमीटर की यात्रा अभी पूरी हुई, वैसे वह यात्रा भी सफल हो इसकी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छी से जाइए, इसकी यात्रा सफल हो आगे के लिए भी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मनोज जी की यात्रा संपन्न हुई और मनोज जी लगातार बढ़ते रहे। और हम भी जो है शुभकामनाएं उनको देंगे और हम आशा करेंगे कि वो आगे भी हमारे देश के तिरंगे को लेकर के एक नई यात्रा पे निकलें और उस नई यात्रा से एक नया संदेश दें। जैसा उन्होंने कहा ना कि वो जब कारवां उन्होंने निकाला अपना, तो अकेले तो चलते जाए, साथ साथ पीछे से कारवां जुड़ता चला गया और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। ये पल वो थे जो पल शब्दों से बयां नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शब्द छोटे पड़ जाते हैं उस समय जब आप अपने तिरंगे को लेकर के एक यात्रा निकालते हैं और उस तिरंगे के शान के लिए आपके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो ये तो एक मुहिम है जो आगे भी चलती चली जाएगी और सत्यपथ न्यूज़ भी आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ आज के मंच पे यहाँ विदा लेते हैं और अगले मंच पे फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर नई चीज़ के साथ अपने साथ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।